आज के मुख्य अतिथि हमारे सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी आदरणीय राहुल देव बड़ायक जी। इस सृजन कोचिंग फाउंडेशन चाईबासा में स्वागत है और अभिनंदन है। और मेरी ओर से मंचा सिंह हमारे समाज के अध्यक्ष आदरणीय संजू किर्की जी, लाइब्रेरी मैन से जाने जाने वाले हमारे लाइब्रेरी मैन जो लाइब्रेरी के फाउंडर हैं, उनको भी मेरी तरफ से शुभकामनाएं और स्वागत है। और उपस्थित हमारे उप सचिव लालू कुजूर जी, सलाहकार बाबूलाल बरा जी, उपस्थित कोषाध्यक्ष लक्ष्मण बरा जी और हमारे समाज के जितने भी गण्यमान्य लोग उपस्थित हैं, छिदुमिन जी, भरत कुजूर जी और जी भरत खलको जी, और भी हमारे समाज के बस्ती से जो भी हमारे सदस्य हैं, उनको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारे खेल रंग सांस्कृतिक संस्थान के कोषाध्यक्ष दुर्गा खलको जी को भी मेरा हार्दिक अभिनंदन है। जैसे कि हमारे अध्यक्ष महोदय, हमारे एंकर बाबूलाल बरा जी ने कहा कि सृजन कोचिंग फाउंडेशन चाईबासा जो उरांव समाज संघ का एक अभिन्न अंग है। हाँ, हमने इसका एक फाउंडेशन और एक मेरा कंसेप्ट था कि हमने यही सोचा था कि टैलेंट हंट प्रतियोगिता भी हमने उनको सृजन किया। हमारा कंसेप्ट था, हमने देखा, हमने कोशिश किया कि उन बच्चों को, कितने बच्चे हमारे जो गरीब हैं वो पढ़ाई भी नहीं कर पाते हैं, उनकी माँ डेली मजदूरी करके बच्चों को स्कूल भेजती है, लेकिन उनके पास आर्थिक तंगी के कारण उनके पास ट्यूशन पढ़ाने का साधन भी नहीं है कि उनको भेज सके। हमने टैलेंट परीक्षा में देखा, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड हुए मैट्रिक और इंटर में, वो तो किए ही, लेकिन हमने उनका मार्कशीट देखा, बहुत ही खराब स्थिति में उनका मार्कशीट का ही था, अंक था। तो हमने प्रण लिया कि नहीं, हमारे समाज के बच्चों को जो गरीब है, जो आर्थिक साधन से वंचित हैं, उनको हम कैसे प्रेरित करके मैट्रिक और इंटर का परीक्षा में अच्छा नंबर से पास करवाएं। इसके लेकर के हमने एक मोटिवेशनल और एक कंसेप्ट तैयार किया कि नहीं, हम लोग एक कोचिंग का व्यवस्था करेंगे। हमने अपने फैकल्टी मेंबर से, उनसे मिले, सबके सहयोग से हमने इनको रखा। सबका सहयोग प्राप्त हुआ नहीं होना चाहिए। गरीब तबके, आर्थिक से जो लोग हैं, जो कोचिंग नहीं कर सकते हैं, ट्यूशन नहीं कर सकते हैं, उनके लेकर के हमने यह व्यवस्था इसमें किया है। और यह व्यवस्था हमने 5 महीने के लिए रखा है, जनवरी तक ये हमारा क्लास चलेगा। और हमने विचार किया, हमारे फैकल्टी मेंबर लोग से विचार किया कि सप्ताह में 2 रोज हम इनका क्लास लेंगे। सैटरडे को 4 बजे से 7 बजे तक का क्लास होगा और हर रविवार को 10 बजे से 1 बजे तक का क्लास होगा। हमारे बच्चे और बच्चियों को हम आग्रह करना चाहते हैं कि जितने भी बच्चे हमारे पास आए हैं, इनका निःशुल्क इसका सहयोग उठाएं। हमारे में फैकल्टी मेंबर अच्छे हमारे फैकल्टी मेंबर हैं हर सब्जेक्ट में, उन लोग को हम सहयोग कहा है कि हम तहे दिल से सामाजिक दिल में हम मदद करेंगे सबों को। इसलिए मैं प्रेरणा स्वरूप या बच्चों से यह आग्रह चाहता हूँ कि वे जो भी बच्चे और नहीं आए हैं, उनसे आग्रह है कि वो बच्चे यहाँ आए और निःशुल्क निःशुल्क शिक्षा का कोचिंग का ये लोग लाभ उठाएं। इसके साथ ही यह केवल आदिवासी उरांव समाज के बच्चों के लिए नहीं है, ये हमने शुरुआत किया है। इसके पहले भी हम लोग यहाँ पर नाइट स्कूल चलाते थे, वो सर्व जातीय सर्व समुदाय के लिए था। पहला से लेकर के मैट्रिक तक के बच्चों को पढ़ाया जाता था। अब भी वही है कि जो भी बच्चे अगर समुदाय के हैं, वे शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, उनके लिए द्वार खुला हुआ है। वे आए, हमसे एडमिशन ले और 9वां 10वां 11वां 12वां क्लास का शिक्षा निःशुल्क ग्रहण करने का कोशिश करेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मुख्य सलाहकार श्री सहदेव किस्पोटा जी। आपने इस सृजन कोचिंग फाउंडेशन की भूमिका को बहुत अच्छे ढंग से अपने वक्तव्य में रखा, अच्छी जानकारियां दी। उम्मीद है
हमारे छात्र छात्राएं इस सृजन कोचिंग फाउंडेशन का लाभ उठाएंगे। और इसी क्रम में मैं हमारे फैकल्टी मेंबर्स के बीच से एक ऐसे व्यक्ति को आमंत्रित करना चाहूंगा जिनकी बहुत ही अहम भूमिका रही है हमारे इस कोचिंग सेंटर को आकार देने में, क्योंकि इसके पूर्व भी हम लोगों ने जो टैलेंट हंट कंपटीशन करवाया था उसमें उनकी काफी अहम भूमिका रही है। तो मैं उनका अनुभव आपके बीच रखवाने के लिए आमंत्रित करना चाहूंगा श्री संजीव कुमार पोदार जी को। श्री संजीव कुमार जी। धन्यवाद कौलर जी। हमारे मनचाल सिंह जीएसपी साहब और हमारे आदिवासी महासभा संघ के अध्यक्ष श्री संजू भैया जी और हमारे संजय तिर्की जी, जो संजय कच्छप जी जो लाइब्रेरी मैन हैं और उससे फेमस हैं, और हमारे मनचाल सिंह जितने अतिथि और हमारे बच्चे। मैं एक शिक्षक होने के नाते बस ये जानता हूँ कि जब मैं भी आप लोग के समय में था तो उतना ज्ञान नहीं था कि हमें एक्चुअल में पढ़ना कैसे है, और हम लोग पढ़ते जाते थे, लेकिन धीरे धीरे मतलब ज्ञान होते गया कि एक्चुअल में शुरू से ध्यान कैसे देना है पढ़ाई पर, जो आगे चल के सही एक रास्ता मिल सके। जब मैं अपना परिवार में 3 भाई हूँ, सबसे बड़ा हम और हमसे 2 छोटा, राकेश और राजेश, और मेरा नाम हुआ संजीव कुमार। जब हम और मेरे घर में कोई कोचिंग उस समय में नहीं होता था, तो उस समय कैसे पढ़ा जाए जो सही दिशा निर्देश मिलते हुए और सही लाइन पकड़ते हुए आगे बढ़ा जाए। तो मैंने उस समय ही एक कोचिंग संस्थान का नींव डाला था, बहुत पहले ही, लगभग 10 साल पहले, बुद्धा कोचिंग के नाम से फेमस हुआ। उसमें करीब इस चाईबासा शहर के करीब 1000 बच्चों को एक साथ पढ़ाया जाता था, जो 3-4 ब्रांचों में बट गया था। बुद्धा कोचिंग संस्थान, प्रेसिडेंसी कोचिंग संस्थान, सभी का डायरेक्टर मैं ही था। और उसमें जो जितने भी पढ़े लिखे जितने भी बच्चे थे, जो मैट्रिक इंटर करने के बाद उसको पढ़ाई में अच्छा आगे बढ़ने के लिए उस बच्चों सबको भी अपने कोचिंग संस्थान में रख के पढ़वाने लगा। धीरे धीरे परिवार बढ़ते गया, और एक समय ऐसा आया कि चाईबासा में सारी जगह जितने भी कोचिंग संस्थान थे सभी जगह ठप हो गए, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ पैसे का व्यापार नहीं था, बच्चों को सही ज्ञान और दिशा देने का था। और एक चीज और बता दें कि बच्चों को पढ़ाई जो होता है 2 तरह से होता है एक्चुअल में, एक साइंटिफिक मेथड से, एक जनरल मेथड से। साइंटिफिक मेथड से पढ़िएगा तो मान लीजिए अगर दिन में 2 घंटा अगर आपको समय मिलता है तो उसी में काम बन जाता है। लेकिन अगर जनरल मेथड से पढ़ाई कीजिएगा तो वो क्या है कि आप सुबह से लेकर शाम तक बैठे रहिए, दूसरों को लगेगा कि ये भर दिन पढ़ाई कर रहा है, लेकिन जब रिजल्ट होगा तो पता चला कि जो 2 घंटा पढ़ रहा है उसका रिजल्ट बेटर है, न कि सुबह से लेकर शाम तक किताब खोल के बैठा है पुरस्कार। क्योंकि उसका एक तरीका है जो हम लोग आगे चल के कोचिंग में बच्चों को उसी दिशा निर्देश के अनुसार, जिस तरह से हम अपने दोनों छोटों भाई को पढ़ाए, खुद अपने से हम पढ़ाए, जो आज एक अमेरिका में कंपनी सॉफ्टवेयर कंपनी में काम कर रहा है। दूसरा छोटा भाई जो है अभी जिंदल कंपनी में डिप्टी मैनेजर के रूप में पोस्टेड है, और मैं खुद एक सहायक शिक्षक के रूप में हूँ। तो कहने का मतलब है कि जो पढ़ाई का एक जो तरीका है और किस तरह से सीढ़ी दर सीढ़ी आगे बढ़ना है, कम समय में सही दिशा निर्देश, सही रास्ता पकड़कर आगे कैसे बढ़ना है, ये चीज जो है आगे हम लोग आप लोग को बताएंगे, अपना अनुभव को आपके साथ शेयर करेंगे और चाहेंगे
कि आप भी उसी रास्ता में चलकर आगे अपना भविष्य को संभाल सके। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद संजीव जी, आपने अपने अनुभव को बहुत बेहतर ढंग से साझा किया है। आपने बताया कि पढ़ते तो सभी हैं, लेकिन पढ़ना कैसे है ये मायने रखता है। दिन भर पढ़ना है या 2 घंटा पढ़ना है या 4 घंटा पढ़ना है। एक दिन भर पढ़ करके भी वो उतना प्राप्त नहीं कर सकता है जो 4 घंटा पढ़ के प्राप्त कर सकता है। तो मायने रखता है कि आप पढ़ते कैसे हैं, पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए। तो आशा है कि इनके अनुभव का लाभ आप लोगों के इस कोचिंग संस्थान में मिलेगा और आपके इस बहुत ही शानदार वक्तव्य के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। अब हमारे अगले वक्तव्य देने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा एक ऐसे व्यक्तित्व को जो इस हमारे कस्बे में ही नहीं, हमारे शहर में ही नहीं, हमारे जिले में ही नहीं, हमारे राज्य में ही नहीं, बल्कि पूरे भारतवर्ष में उनका नाम लाइब्रेरी मैन के नाम से जाना जाता है, जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी मन की बात में इसकी चर्चा कर चुके हैं। हमें गर्व होता है कि वे हमारे समाज से उभरे हैं, हमारे समाज से संबंध रखते हैं और इसी कुल हाथों से उठकर आज अपने इस मुकाम को हासिल किए हुए हैं। तो मैं आमंत्रित करना चाहूंगा आज के हमारे कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि, लाइब्रेरी मैन के नाम से मशहूर श्री संजय कच्छप जी को। श्री संजय कच्छप जी। धन्यवाद श्री बाबूलाल महाराज जी। आज के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में, शिक्षा को समर्पित कार्यक्रम में, कोचिंग के उद्घाटन में हम सबों के बीच में उपस्थित है मुख्य अतिथि के रूप में आदरणीय पीएसपी साहब, एसडीपीओ चाईबासा, साथ में उरांव समाज के अध्यक्ष, पदाधिकारीगण, छोटे बड़े भाई बहन, साथ में जितने भी हमारे जो इस कोचिंग को आगे बढ़ाएंगे और जिनके कंधों पे जिम्मेदारी अभी मिली है, इन सभी को, आप सभी को मेरा शुभकामना, जोहार, जय धर्म। मुझे आज बहुत गर्व महसूस इस बात का हो रहा है कि आप सभी के बीच में मुझे विशिष्ट अतिथि बनाने का मौका मिला है और मैं इसके लिए अपने समाज का ऋणी हूँ। और ये जो हमारा परंपरा है कि जो समाज होता है वो धन की पूजा नहीं करता है, वो ज्ञान की पूजा करता है। और जो भी ज्ञान की पूजा करता है और जो ज्ञान को समर्पित होता है उसका सम्मान हर जगह होता है। तो मैं पुनः अपने समाज के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। जैसा कि सहदेव कृष्णोत्तम जी ने बताया कि जो पढ़ने पढ़ाने का कार्यक्रम उरांव समाज के द्वारा कई दशकों से चलता आ रहा है, उसमें आज की कड़ी का जुड़ना एक निश्चित रूप से एक समाज के बच्चों को एक नई दिशा और दशा देगा। क्योंकि आज के समय में जो असफलताएं या भटकाव की स्थिति पैदा हो गई है, ये इसलिए नहीं हुआ है कि बच्चों को अवसर नहीं मिल रहा है। बच्चों को भरपूर अवसर मिल रहा है, पहले की तुलना में काफ़ी अवसर मिल रहा है, लेकिन उसे पर्याप्त दिशा निर्देश नहीं मिल रहा है। और जिस प्रकार से समाज ने जो अपना दायित्व निभाते हुए इस कोचिंग का आज विधिवत शुभारंभ किया है, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में इनके दूरगामी परिणाम देखने को मिलेंगे। यहाँ से भी सर के जैसा डीएसपी, एसपी, आईएएस और आईपीएस देखने को मिलेगा। छोटे भाई बहन, आप लोग ध्यान दीजिएगा कि मैं भी इसी कुल हाथों से पढ़ा हूँ और मेरा जब मैं 9th-10th में था तो मेरा मैथ जो है शुरू से बहुत कमजोर रहा था। किसी तरह से हम मैथ में पास होते थे। जब 9th में आए तो ऐसा लगा कि ट्यूशन पढ़ना चाहिए था,
लेकिन मेरे माता पिता की इतनी हैसियत नहीं थी कि वो 75 रुपया 100 रुपया भी दे पाए। तो मेरे बड़े पिताजी 75 रुपीज़ महीना में लगता था, तो मेरे बड़े पिताजी देते थे। और ये प्रदीप सर अभी नहीं रहे, जो जेवियर के शिक्षक थे, उनके यहाँ मैथ पढ़ने जाते थे। तो इस तरह से बड़ी मुश्किल से हम लोगों ने मैट्रिक की परीक्षा पास की। जब मैट्रिक का जब रिजल्ट आया तो मेरा मैथ में 31 नंबर था और किसी तरह से मैं सेकेंड डिवीजन में पास हुआ। तो वो एक समय था जब हमें मार्गदर्शन का अभाव था, गुरुओं का अभाव था। आप सभी बहुत खुशकिस्मत हैं कि आप लोगों को न सिर्फ अच्छे गुरु मिल रहे हैं, साथ में अच्छे मार्गदर्शक भी समाज में मिल रहे हैं जो काफी परिपक्व हैं। पुस्तकालय के बारे में बताना चाहेंगे कि जो हमारा पुस्तकालय फूलहातू वार्ड नंबर 1 में, जहाँ पर हम लोग अभी हैं, यहाँ कुड़ुक पुस्तकालय के नाम से 2 अक्टूबर 2008 को पुस्तकालय की नींव रखी गई थी एक सामुदायिक भवन में। और वो पुस्तकालय जब खुली थी तो काफी विषमताएं समाज में और आसपास में हुआ करती थी। लोग पुस्तकालय के बारे में नहीं जानते थे और पुस्तकालय 90% विद्यार्थी जो चाईबासा के थे वो पुस्तकालय के लाभ को भी नहीं जानते थे, ना ही पुस्तकालय को जानते थे। जो कॉलेज में जाते थे वो सिर्फ पुस्तकालय को इसलिए जानते थे कि वहां से 2 किताब निकालना है और एग्जाम से पहले में 2 किताब जमा करके एनओसी लेके फॉर्म भर लेना है। लेकिन पुस्तकालय का जो विस्तृत रूप देखने को मिला बच्चों को समाज के ही मदद से, सहयोग से, वो 2 अक्टूबर 2008 से हम लोगों ने शुरू किया और आज 16 साल कंप्लीट हो चुके हैं। अभी अक्टूबर आएगा तो हमारा 17 साल कंप्लीट होगा। इन 17 सालों में फूलहातू के, सुन रहे हैं ना आप लोग, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आप लोग के जो सीनियर्स भाई लोग हैं वो लोग पढ़ाई के साथ साथ लाइब्रेरी में ज्यादा समय देते रहे और आज वो लोग अच्छे अच्छे पदों में पहुंच गए। और जैसा कि आप जान रहे हैं कि जो यहाँ के बस्ती में रहने वाले जितने भी भाई बहन है, माता पिता है या समाज के लोग हैं, वो ज्यादातर मजदूरी का काम करते हैं। ज्यादातर दूसरों के घर में बर्तन चूल्हा चौका का काम करते आ रहे हैं, मजदूरी का काम करते आ रहे हैं। पहले रिक्शा भी चलाते थे, मुखिया का भी काम करते थे। लेकिन जब से शिक्षा का प्रसार हुआ है, जब से हमारा समाज ने शिक्षा को महत्व देना शुरू किया है, पुस्तकालय खुली है, तब से आप देख रहे होंगे कि जीवन का स्तर न सिर्फ बढ़ा है बल्कि हमारे क्षेत्र से अच्छे अच्छे नौकरियों में भाई बहन जा रहे हैं। तो ये सब इसलिए संभव हुआ है कि लोगों ने शिक्षा को महत्व दिया है, समाज ने शिक्षा को महत्व दिया है और युवाओं को जो दिशा देने में जो समाज का भूमिका है वो काफी सराहनीय है और इसी कड़ी में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और अभी भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो जिनके माता पिता सचमुच में घर का 2 वक्त का चूल्हा ठीक से खाना नहीं बनता है, तो कैसे बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पाएंगे, कैसे उनको कोचिंग और ट्यूशन कर पाएंगे, कैसे उनको महंगी महंगी किताबें दे पाएंगे। तो इस बातों को समाज ने हमेशा से गंभीरता से लिया है। आप लोग को पता है ना, यहाँ 5 पुस्तकालय चलते हैं, पता है? बरकंदाज टोली में, मेरी टोला में, कुम्हार टोली में, फूलहातू में, है ना? कितने बच्चे जाते हैं वहां पर पीछे में? कोई जाते हैं पुस्तकालय? जो जाते हैं हाथ उठाइए। अच्छा, वेरी गुड, ज्यादातर बच्चे जा रहे हैं। लेकिन आप लोग जाइए वहां, क्योंकि अच्छा एक चीज बताइए कि कितने लोग को घर में स्टडी रूम है, मतलब पढ़ने के लिए स्पेशल व्यवस्था है, कितने बच्चों के पास है? मैंने आपके लिए स्पेशल कमरा जहां से आप पढ़ाई करते हो, कितने लोगों के पास है? जल्दी बताओ। अच्छा, 2-3 लोग के पास है। इसका मतलब है कि ज्यादातर बच्चों के पास पढ़ने के लिए पर्याप्त टेबल, कुर्सी या कमरा या स्पेस नहीं है। तो इन्हीं सभी समस्याओं को देखते हुए हम लोगों ने पुस्तकालय का अभियान शुरू किया है। और यहाँ सर बैठे हैं, सर जानते भी होंगे कि ये जो पुस्तकालय मॉडल है, हम लोगों ने जो सामुदायिक पुस्तकालय के रूप में इसको दिया, मॉडल दिया है। आज कोल्हान सहित जो है रांची और गुमला, लोहरदगा और दुमका में खुद अभी 2 साल से थे और पाकुड़ में, तो अभी हम लोग लगभग मतलब इसी तरह समुदाय के साथ मिल करके जो यहाँ से जो मेरा एक्सपेरिमेंट मिला था कि खुद के गरीबी को दूर करना है,
खुद पढ़ना है और अपने भाइयों को आगे बढ़ने का रास्ता बनाना है, तो ये मॉडल इतना हिट हुआ कि झारखंड सरकार भी पंचायती राज व्यवस्था, इसको पंचायत पुस्तकालय के नाम से हर पंचायत में पुस्तकालय खोलने का व्यवस्था किया है। भारत सरकार ने भी, आप नेट में सर्च कीजिएगा कि मोहल्ला और ग्रामीण पुस्तकालय, वार्ड लेवल पुस्तकालय बनाने के लिए पिछले साल ही घोषणा कर चुकी है। आप भविष्य में देखेंगे कि हर वार्ड में, हर मोहल्ला में केंद्र और राज्य सरकार पुस्तकालय खोलेगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो आप स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिए, जो स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे हैं वो पर्याप्त, माने डिग्री लेने के लिए पर्याप्त तो है, लेकिन जीवन को सफल बनाने के लिए आपको पुस्तकालय जाना होगा, आपको अतिरिक्त ज्ञान अर्जित करना होगा। पुस्तकालय में आपको अपने रुचि के अनुसार भी किताबें मिलेंगी। कोर्स में आपका सीमित है, कोई दिक्कत नहीं है, आप कोर्स की पढ़ाई को बढ़िया से करें। इसलिए बढ़िया से करें ताकि आप मैट्रिक में अच्छे डिवीजन से पास हो सके, इंटर में अच्छा डिवीजन से पास कर सके, और मैट्रिक और इंटर ही आपको डिसाइड करेगा कि भविष्य में आपको किस विषय और किस दिशा की ओर जाना है। हम लोग के समय में ऐसा था कि ज्यादातर लोग बोलते थे कि अरे मैट्रिक में फर्स्ट डिवीजन किया है तो साइंस तुमको पढ़ना चाहिए, थर्ड डिवीजन किया तो है तुम साइंस नहीं होगा, तुमसे आर्ट्स पढ़ना चाहिए। लेकिन मैं ये नंबर को नहीं मानता। आप जब चाहे जो भी विषय रख करके अपनी स्थिति को सुधार सकते हैं, है ना। लेकिन मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो कोचिंग हमारा शुरू हुआ है इसका भरपूर लाभ लें, और भी कोई भाई बहन जो जरूरतमंद है उनको भी इस जो है कोचिंग से जोड़े, और यहाँ से जाने के बाद अपने अपने लाइब्रेरी में स्टडी करें। और आपके जितने भी लाइब्रेरीज होंगे, हम लोग कोशिश करेंगे कि मैट्रिक और इंटर के जो भी बुक्स या मटेरियल या गाइड या नोट्स जो भी हो वो भरपूर मात्रा में वहाँ उपलब्ध रहे, ताकि यहाँ से पढ़ाई करके जब आप लाइब्रेरीज जाएंगे तो वहाँ पर भी जो है आपको मटेरियल वहाँ उपलब्ध होगा, आप वहाँ ग्रुप स्टडी भी कर सकते हैं। साथ ही सर को बताना चाहेंगे कि जितने भी हमारे जो स्टडी फैकल्टी मेंबर हैं, हमारा यहाँ फूलहातू लाइब्रेरी में जीरोक्स मशीन भी है। भरपूर टेस्ट लेना है सर, टेस्ट सीरीज भरपूर लेना है, क्योंकि आप जितना टेस्ट देंगे, जितना टेस्ट देंगे, प्रैक्टिस करेंगे। जैसे जब कोई भी खिलाड़ी फाइनल मैच ऐसे ही नहीं जाता है, वो अपने फील्ड में क्या करता है, प्रैक्टिस करता है। तो जितना ज्यादा आप घर में प्रैक्टिस करेंगे, जब आप फाइनल मैच खेलने जाएंगे एग्जाम हॉल में, मैट्रिक का हो या इंटर का हो, तो आप बढ़िया परफॉर्मेंस करेंगे। हम लोग बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट को जानते हैं जो बहुत बढ़िया पढ़ता था, बहुत पढ़ता था, लेकिन वो एग्जाम में बहुत अच्छा मार्क्स नहीं ला पा रहा था, बहुत अच्छा नहीं था, जैसे सर ने बताया था, जो तकनीकी रूप से जो आपको पढ़ना है। तो आप बहुत भाग्यशाली हैं, आपके साथ आपके माता पिता के साथ साथ शिक्षकगण है और अभिभावक रूपी समाज के पदाधिकारी हैं। ऐसा समाज जो खुद अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए इनिशिएटिव लेता है। सरकार अपना काम कर रही है, सरकार भी यही चाहती है कि हमारे जो सभी बच्चे अच्छे से स्कूल जाएं, अच्छा से मैट्रिक पास करें, उच्च शिक्षा ले। इसके लिए झारखंड सरकार बहुत सारी योजना चला रही है। आप विदेश भी जा सकते हैं, आप अच्छा पढ़ाई करेंगे तो निःशुल्क विदेश, वरंगोम के पारदर्शी योजना भी है, आपको स्टाइपेंड सरकार दे रही है। आप मैट्रिक में आपको अच्छा स्टाइपेंड मिल रहा है, ग्रेजुएशन में अच्छा मिल रहा है। अगर आप विदेश पढ़ने के लिए विदेश जाना चाहते हैं तो वहां मिल रहा है। कहने का मतलब है कि आप में अगर इच्छा शक्ति रहेगी, आप अगर दृढ़ संकल्पित रहेंगे, तो आज वो समय नहीं है। आज वो कोई नहीं बोल सकता है कि मेरे माता पिता गरीब थे तो इसलिए हम पढ़ाई नहीं किए, मेरी पढ़ाई छूट गई, है ना। बात समझ रहे हो ना। तो आज कोई बहाना नहीं चलेगा तुम लोगों का, ठीक है, कोई बहाना नहीं चलेगा। पढ़ाई करो, ये कंपटीशन का भी युग है। अगर अभी नहीं जागे तो बाद में तुमको बहुत देरी हो चुकी होगी। अभी तुम देख रहा होगा कि अभी देख रहा होगा कि एक साधारण पोस्ट के लिए लाखों लड़के इंटरव्यू में जा रहे हैं, दौड़ में जा रहे हैं, है ना। सही मार्गदर्शन नहीं होने की वजह से, सही प्रैक्टिस करके नहीं जाने की वजह से 8 लड़का आज उत्पाद सिपाही में मर गया। क्यों जानते हो? क्योंकि वो बिना प्रैक्टिस का वो लंबा दौड़ने चला गया, उसका मार्गदर्शन करने वाला कोई नहीं था। आप देख रहे हैं ना कि नौकरी के पीछे कितना भीड़ है, क्योंकि कल को हम अच्छी एजुकेशन लेंगे तो उसका लक्ष्य 2 चीज हो सकता है, या तो आप खुद का बिजनेस शुरू करेंगे या तो आपको नौकरी करनी पड़ेगी। तो इसीलिए दोस्तों, ये सिर्फ एक कोचिंग नहीं है, ठीक है, इसको कोचिंग के रूप में सिर्फ मत देखना। ये तुम्हारा कैरियर और मार्गदर्शन का एक केंद्र भी है, जहां से तुम जो सपना देखोगे उसको पूरा करने का यहाँ पूरा व्यवस्था किया गया है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः अपने समाज के सभी आदरणीय
पदाधिकारियों का, महानुभावों का, मार्गदर्शकों का, सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि मुझे आज के इस इतने सुंदर कार्यक्रम का एक हिस्सा और इसे लीड करने का भी एक जो जिम्मेदारी मिली है उसको हम लोग पूरा करेंगे। इसके लिए मैं पुनः आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार, जय धर्म। बहुत बहुत धन्यवाद संजय कच्छप जी। आपने अपने जीवन के जो अनुभव हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से साझा किया है। हमारे छात्रों के बीच पढ़ाई की महत्व को बताया है। आपने बताया है लाइब्रेरी के लाभों को, लाइब्रेरी जाने से उनके शिक्षा में उत्तरोत्तर विकास कैसे हो, इसकी बहुत ही अच्छा व्याख्या आपने की है। आपके इस सुंदर वक्तव्य के लिए हम आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद व्यक्त करते हैं। अब मैं हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डीएसपी सदर चाईबासा श्री राहुल देव बड़ाई जी को आमंत्रित करना चाहूंगा। इस सृजन कोचिंग फाउंडेशन के उद्घाटन के बीच वो हमें अपने आशीर्वचन के रूप में और अपने मार्गदर्शन के रूप में अपना वक्तव्य दें। श्री राहुल देव बड़ाई जी, डीएसपी सदर चाईबासा। धन्यवाद। इस सृजन कोचिंग फाउंडेशन का उद्घाटन समारोह में यहाँ मंचासीन विशिष्ट अतिथि लाइब्रेरियन मैन के नाम से विख्यात संजय जी, उरांव समाज के अध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय और मंचासीन सभी अतिथिगण, इस कोचिंग के फैकल्टी मेंबर और यहाँ उपस्थित सभी विद्यार्थी, सर्वप्रथम आप सबको मेरा हार्दिक अभिनंदन, जोहार। उरांव समाज की तरफ से जब उन्होंने मुझे इस कोचिंग सेंटर के उद्घाटन के लिए इनवाइट किया तो मुझे बड़ी खुशी मिली कि आप उरांव समाज के द्वारा बच्चों को मोटिवेट करने और उनको सही राह दिखाने के लिए उन्होंने एक निःशुल्क कोचिंग संस्थान की व्यवस्था की है। अभी के इस दौर में बच्चे जरूर पढ़ाई करते हैं, लेकिन उनको एक गाइडलाइन की जरूरत होती है कि सही दिशा में वो अपने अध्ययन को आगे बढ़ा के रखें। तो वो उससे क्या होगा कि वो उस जो भी टारगेट है उसे हिट कर पाएंगे। बेतरतीब ऐसे ही हम मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उस बेतरतीब मेहनत से हमें अपने उस ख्वाब को पूरा करने का मौका नहीं मिलता है। अगर हम सही तरीके से उसको सही राह में आगे बढ़ाएंगे तो जैसे पूर्व में भी सभी वक्ताओं ने, यहाँ फैकल्टी मेंबर ने बतलाया कि इस सही तरीके से अगर कम समय में भी पढ़ाई किया जाए तो वो ज़्यादा फायदेमंद होता है। अगर हम दिन भर भी पढ़ाई कर रहे हैं तो उसमें कुछ अगर हमारे समझ में नहीं आ रहा है और सही दिशा में नहीं जा रहा है तो वो कोई फायदेमंद नहीं। अब है कि एक छोटे बच्चे को कैसे पता चलेगा कि मैं सही दिशा में अध्ययन कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ? इसके लिए एक सही शिक्षक की जरूरत होती है। और यहाँ मैंने देखा कि यहाँ काफी अच्छे यहाँ फैकल्टी मेंबर शिक्षक हैं जो ऑलरेडी खुद भी अपना बढ़िया अचीवमेंट किए हुए हैं। तो फिर इस अचीवमेंट को वो अपने इस स्टूडेंट्स के साथ जब शेयर करेंगे तो उसका जो अनुभव है और उनके जो दिशा निर्देश है, उस दिशा निर्देश में अगर सभी स्टूडेंट्स स्टडी करेंगे तो फिर उससे क्या होगा कि उनको उस स्टडी का फल जरूर हासिल होगा। और उसके फलस्वरूप है कि हम सभी ये बच्चे जो भी हैं वो अपने जो सपने हैं, जो ख्वाब है, उसे पूरा कर पाएंगे। अभी सर्वप्रथम तो होता है, जैसे मैंने यहाँ देखा कि प्राइमरी स्कूल के स्टूडेंट है, मिडिल के और हाई स्कूल के। तो पहला तो सबके लिए ये प्रयास किया जा रहा है कि हाँ कोचिंग के जरिए 10th
एग्जाम और प्लस टू एग्जाम में अच्छे मार्क्स हासिल करने के लिए। ऐसे भी 10th और प्लस टू के जो मार्क्स रहते हैं वो आगे के हमारे स्टडी को नई राह दिखाते हैं। उससे क्या होगा कि जब बच्चे अच्छे मार्क्स हासिल करते हैं तो उनमें एक नया जोश उत्पन्न होता है कि हम आगे और कैसे बढ़ते चले जाएं। और जब भी कोई बच्चा अगर शुरुआत में थोड़ा सा पिछड़ जाता है तो मन हतोत्साह हो जाता है। तो मन को उत्साहपूर्ण बनाने के लिए कि हम मेहनत करते जाएं और सही दिशा में। मेहनत का फल तो हमेशा मीठा ही होता है, ऐसे भी कहा गया। और अपने अनुभव से हम सभी देख चुके हैं कि हाँ, मेहनत करने से उसका फल हमें अवश्य मिलता है। ऐसे ही कबीरदास ने नहीं कहा है कि करत करत अभ्यास ते जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जाते सिर पर परत निशान। अर्थात क्या हुआ कि केवल इसके लिए कोई मोस्ट टैलेंटेड स्टूडेंट रहेगा उसी पे असर होगा सोनी। कोई भी बच्चा रहेगा अगर वो मेहनत करेगा, अगर वो टैलेंटेड पर्सन उतना मेहनत नहीं करता है तो उसको पीछे छोड़ सकता है। ये इस मेहनत के आज इस कोचिंग संस्थान में शिक्षा पे उरांव समाज के द्वारा कितना जोर दिया जा रहा है वो देखने को मिल रहा है कि उन्होंने सहयोगात्मक रेवा अपनाते हुए एक कोचिंग संस्थान की स्थापना की है। इसमें सभी बच्चों को अच्छे फैकल्टी मेंबर दिशा निर्देश देंगे और इसे यहाँ पर इस पुलहातो विद्यालय में इस क्षेत्र में एक कोचिंग संस्थान के मार्फत बच्चे नए नए टारगेट को हिट करेंगे, उनकी अलग नई पहचान बनेगी। जैसे लाइब्रेरी मैन ने भी बताया कि हाँ, जब वो मेहनत करेंगे और नए क्षेत्र में जाएंगे, अपने टारगेट हिट करेंगे तो अलग नई पहचान बनाए हुए, नए नए पद हासिल किए हुए कुछ नए और विभूति यहाँ से उत्पन्न हो जाएंगे। तो विभूति कैसे उत्पन्न होते हैं भाई कि खुद से मेहनत करते हैं। शिक्षक के द्वारा केवल आपको दिशा निर्देश मिलेगा, लेकिन मेहनत तो खुद से करना पड़ता है। अगर हम खुद से मेहनत नहीं करेंगे तो फिर केवल दिशा निर्देश, केवल क्लास में हम कोचिंग में केवल पढ़ाई करें तो केवल उतने से हमारा जो सपना है वो पूरा नहीं हो सकता है। जो हम एक सपना बना के रखते हैं कि हाँ एक टारगेट है, उसके हिट करने संभव नहीं पाता है। तो मैं आप सबों को ये सलाह दूंगा कि कोचिंग में जरूर पढ़ाई करें। और ठीक है, घर में है कि अलग आपके लिए अध्ययन कक्ष की व्यवस्था नहीं है, ऐसा हर घर में संभव भी नहीं है कि अध्ययन कक्ष एक स्पेशल बनाया जाए। एक छोटे घर में अधिक से अधिक आपको एक जगह मिल जाएगा जहाँ पे आपको पढ़ने की जगह हासिल होगी, तो उसमें खुद से आपको अपना मन को उस तरह अगर आप झुकाएंगे कि उस थोड़े से जगह में आप मोटिवेट करते हुए अगर पढ़ाई करेंगे तो फिर उसका अलग रिजल्ट देखने को मिलेगा। जब मैं प्राइमरी में पढ़ता था तो मेरे घर में भी बिजली की व्यवस्था बहुत अच्छी नहीं थी और उस समय क्या होता था कि हम लोग एक लैंप में पढ़ाई करते थे। उसके तुलना में भी तो देखते हैं कि बिजली की व्यवस्था अच्छी है, लाइट अच्छे रहते हैं। अगर यहाँ उपस्थित बहुत सारे लोग शायद उसी तरह से पढ़ाई किए हो या मैं अकेला हूँ ये तो पता नहीं। कि स्टार्टिंग में लैंप जला के होता था, लालटेन में थोड़ी धुंधली रोशनी आती थी और लैंप में उससे ज्यादा तेज, जो पढ़ने के लिए अच्छा रहता था। तो थोड़ी सी लाइट अगर अच्छी हो तो पढ़ने की इच्छा अलग उत्पन्न होती है और उसमें अलग जब इच्छा उत्पन्न हो जाएगी तो अब मन लगा के पढ़ाई करिएगा। यहाँ लाइब्रेरी के उपयोग के बारे में ऑलरेडी पहले ही बता चुके हैं कि आपका जो कोर्स है उससे रिलेटेड आप बुक तो हासिल करिएगा और भी उससे अलग अगर आप कुछ अतिरिक्त कुछ जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो लाइब्रेरी में उसके लिए ऑलरेडी किताब रहेगी और उस पुस्तक का अध्ययन करने से आपको विस्तृत जानकारी हासिल होगी। तो मैं नेतरहाट में पढ़ा हूँ तो उसके काफी चर्चे थे, तो मैंने वहाँ पर तरीका देखा कि लोग कैसे पढ़ाई करते हैं या वहाँ के शिक्षक भी पढ़ाते कैसे हैं कि वहाँ के छात्र का नाम ज्यादा होता है। वहाँ मैंने देखा कि जब मुख्य रूप से जब 9th-10th में जो स्टूडेंट रहता है उस समय वो कोर्स के बुक पे फोकस होते हैं कि नहीं आपको यहाँ पे मार्क्स हासिल करना है। उससे पहले जब 6th क्लास से अगर वो साइंस पढ़ाई कर रहा है तो साइंस के लिए वो कोई कोर्स की बुक वहाँ के टीचर नहीं पढ़ाते थे। उस समय हम लोग कोर्स के बुक के बजाय कुछ विस्तृत जानकारी के लिए +2 का बुक
साइंस से पढ़ाई करते थे कि ज्यादा जानकारी हासिल। तो जो छात्र अगर 6 to 8 में अगर इंटर के किताब से जानकारी हासिल किया तो जाहिर सी बात है वो 9th 10th में उसका मार्क्स देखने लायक रहेगा साइंस में या मैथमेटिक्स में। तो इसी तरह से अगर आप समय निकाल के कुछ ज्यादा पढ़ाई करिएगा, ऐसे ही अगर आप किसी भी कंपटीशन में जाएगा तो आपको जीएस के एग्जाम जरूर क्वालिफाई करना रहता है। जीएस की जानकारी आपको कुछ ज्यादा आप पढ़िएगा, अखबार पढ़िए, उसमें भी कुछ नया आपको जानने को मिलेगा। वक्त निकाल के अगर अखबार पढ़ पाते हैं तो अच्छी बात है। और लाइब्रेरी से कुछ जिस भी सब्जेक्ट में आप पढ़ाई करना चाहते हैं सब्जेक्ट के और भी अलग अलग किताब अगर आप निकाल के उसको पढ़िएगा, इसके लिए कि आपको टाइम मैनेजमेंट मायने रखता है। आपको अपना समय का एक मैनेजमेंट व्यवस्था बनाना पड़ेगा कि आप कितने समय स्कूल जाते हैं उसको देखते हुए। और आपको जाहिर सी बात है अगर किसी इंसान को अगर रेस्ट ना दिया जाए तो वो फिर पूरी तरह से कमजोर हो जाएगा। वो फिजिकली जब फिट नहीं रहेगा तो कोई काम करने की उसके अंदर इच्छा ही नहीं जगेगी। जब वो कमजोर हो जाएगा तो फिर वो किसी भी कार्य को केवल अध्ययन नहीं कोई भी कार्य करने में वो सक्षम नहीं हो पाएगा। तो अपने फिटनेस पर भी ध्यान रखना है कि आप पूर्ण रूप से स्वस्थ रहें। रेस्ट भी जरूरी है, लेकिन इस बीच आपको अपने अध्ययन का समय अवश्य निकालना है। और मैंने तो महसूस किया है कि जो बुजुर्ग लोग कहते हैं कि हाँ सुबह का पढ़ाई ज्यादा याद रहता है, तो हाँ वाकई में अगर हम पूरी रात जाग के पढ़ाई करें वो उतना दिमाग में नहीं छपता है कहेंगे। और अगर आप भोर में 4 बजे उठ के अगर आप पढ़ाई करेगा, एक बार अगर आप रीडिंग मारिएगा तो आपको हमेशा के लिए याद रह जाता है। वो टाइम सबसे बढ़िया रहता है। लोगों ने अपने अनुभव के आधार पे ही ये सलाह दी कि मॉर्निंग में पढ़ाई करने का वो ज्यादा फायदेमंद होता है। तो अगर आप भी अगर उस समय निकाल पाते हैं, मायने ये रखता है कि आपका स्कूल का कितने बजे से शुरुआत होती है तो उसको भी देखना है। अब 6 बजे से अगर स्कूल की शुरुआत हो रही है तो इसमें मैं नहीं सलाह दूंगा कि आप 4 बजे पढ़ाई करें। जाहिर सी बात है कि आप उठ के स्कूल जाने की तैयारी करिएगा, लेकिन उसके आके आप चलिए ठीक है कुछ देर रेस्ट के। जाहिर सी बात है कि पढ़ाई के साथ खेल भी जरूरी है, खेलने से फिटनेस आ जाएगा। उसके बाद शाम में फिर आप पढ़ाई कर रहे हैं और इस पढ़ाई करने से आपका जो दिन भर जो पढ़ाई किया है उसका एक ब्रशअप भी हो जाएगा और कुछ नया हासिल हो जाएगा। यहाँ मैंने देखा कि आप एक एंथ्रोपोलॉजी के भी स्टूडेंट है, मैं भी एंथ्रोपोलॉजी स्टूडेंट रहा, मैं भी उसी से पीजी किया हूँ। एंथ्रोपोलॉजी जस्ट लाइक मुझे इसलिए पसंद आया कि हाँ उसमें बहुत सारे विषय उसमें शामिल है। आपको उसमें विज्ञान भी शामिल है या सोशियोलॉजी, दोनों चीज उसमें आपको शामिल मिलेगा। और उसमें आप बायोलॉजी के पोर्शन पढ़िएगा तो फिर आप एक जीव के बारे में पढ़िएगा। और ये आप स्कूल में भी आप पढ़ते हैं कि हाँ बायोलॉजी के और बोटनी दोनों ही साइंस के विषय है, दोनों में कितना इम्पोर्टेंस है कि एक जीव की स्टार्टिंग से लेकर कैसे उसके विकास हुआ ये सारा अध्ययन होता है। और जब इतिहास का अध्ययन करने से हो जाता है कि हाँ हमारी कमियों को भी जानकारी मिलता है कि हाँ कहाँ पे क्या कमियां रह गई थी, मन में एक इच्छा जाग जाएगी। जब इतिहास तो कहानी की तरह होता है, अगर आप इच्छा जगाएंगे तो आपको उस विषय को उस चैप्टर को छोड़ने का मन नहीं करेगा। हो सकता है कि माँ आपकी याद करे कि आज आप खाना खा लो, लेकिन लगेगा कि नहीं इस चैप्टर को मैं खत्म कर लूं। तो अगर पूरे मन लगा के उसी में रम के पढ़ाई करिएगा तो उस विषय को आप पूरी तरह से उसमें डूब जाएगा। और जब डूब जाएगा तो एक एक चीज आपको धीरे धीरे याद भी होती जाएगी। और जब बार बार वो चीज अध्ययन करिएगा तो फिर उसका अलग ही महत्व रहेगा कि आपको पूरी तरह से वो याद हो जाएगा। उसके बाद कभी भी कोई भी इंसान अगर उस विषय से संबंधित कोई भी अगर सवाल आपसे पूछता है तो वो हमेशा के लिए आप कभी तुरंत आपके जुबान पे उसका आंसर रहेगा कि हाँ कोई भी दिन तिथि भी याद रहेगा कि कब क्या हुआ। जैसे आपको अपना बर्थडे याद रहता है तो उसी तरह से आपको कोई भी घटनाक्रम की तिथि आपके जुबान पे रहेगी कि हाँ इस तिथि को ये हुआ था, अगर आप ध्यान से उसमें ये करिएगा। उसी तरह से कोई भी जीव का अगर आपको बोटेनिकल नेम या बायोलॉजिकल नेम याद करना है तो आपका खुद का नाम की तरह वो जुबान पे आ जाएगा कि हाँ इसको ये कहते हैं। तो वो एक मेहनत का फल होता है। तो उसके लिए मैं आप सबों को यही सलाह दूंगा कि मेहनत करिए। और यहाँ चूंकि ऑलरेडी बढ़िया फैकल्टी हैं, उनके दिशा निर्देश को फॉलो करिएगा तो फिर आपके जो रिजल्ट रहेंगे वो वाकई देखने लायक रहेंगे। आप गोल हासिल करिएगा तो इस क्षेत्र का नाम भी रोशन होगा, आपका खुद का नाम तो रोशन होगा ही। आप काफी ऊंचाई को छुएंगे, आपकी अलग एक पहचान बनेगी।
मैं इन्हीं विचारों के साथ अपने वक्तव्य को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल देव बड़ाई जी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर चाईबासा। आपने अपने छात्र जीवन से लेकर अब तक के अनुभव को बहुत ही सुंदर ढंग से हमारे बीच रखा, हमारे छात्रों को बताया। उम्मीद है हमारे छात्रगण आपके इस अनुभव का आत्मसात करेंगे और अपने जीवन में आपके इस अनुभव के अनुरूप वो कार्य करेंगे, अपने शिक्षा को दिशा देंगे और आज की हमारी कोचिंग का जो उद्घाटन हो रहा है इसका लाभ उठाएंगे। बहुत ही सुंदर वातावरण में आज का हमारा यह कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा है। हमने आज हमारे बीच जो भी डिग्नेटरीज बैठे हुए हैं, हमारे फैकल्टी मेंबर्स बैठे हुए हैं, हमने आप लोगों को उन सब का परिचय करवाया है। एक चीज जो मैं आप लोगों को कहना चाह रहा था वो हमसे छूट गया था। हमारे जितने भी फैकल्टी मेंबर्स हैं उसके अलावे एवं हमारे बीच हमारे विशिष्ट अतिथि के रूप में श्री संजय कश्यप जी मंचासीन हैं। वो इस कोचिंग में मेंटोर एंड कैरियर काउंसलर का काम करेंगे। ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी हमारे छात्रों के लिए और उनके इस सहयोग के लिए हम उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। अब अंत में मैं आदिवासी उरांव समाज संघ खेल एवं सांस्कृतिक संस्थान के कोषाध्यक्ष श्री दुर्गा खालको जी से अनुरोध करूंगा कि आप आए और धन्यवाद ज्ञापन करते हुए कार्यक्रम समाप्ति की घोषणा करें। और सभी छात्रों से अनुरोध है कि आप यहाँ बैठे रहेंगे। अभी कुछ देर में फोटो सेशन होगा। फोटो सेशन के बाद आप क्लासरूम में बैठेंगे और इसके बाद हमारे जितने भी फैकल्टी मेंबर्स हैं, हमारे अतिथिगण हैं, आपसे परिचय लेंगे और उसके पश्चात हमारा कार्यक्रम संपन्न होगा। और इस कार्यक्रम के पश्चात हमारे जो आगंतुक अतिथि गण हैं, मैं चाहूंगा कि इस कार्यक्रम के पश्चात यहाँ निकट में हमारा जो इस कोल्हान क्षेत्र का पहला लाइब्रेरी जो पुलातुक लाइब्रेरी के नाम से जाना जाता है, जिसकी आधारशिला 2 अक्टूबर कितना 2 अक्टूबर 2008 को जिसकी आधारशिला रखी गई थी, वो आज कितना फल फूल गया है, उसकी क्या व्यवस्था है, तो इसको आज हम हमारे मंचासीन अतिथियों को दिखलाना चाहेंगे। इस कार्यक्रम समाप्ति के पश्चात हम लोग वहाँ मूव करेंगे। तो हम अंत में श्री दुर्गा खालको जी धन्यवाद ज्ञापन हेतु। धन्यवाद बाबूलाल बड़ा जी। आज इस नेक कार्य में उपस्थित हमारे छोटे छोटे बच्चे, हमारे समाज के कर्मठ सदस्य, जो कि आप बहुत ही हमारे जितने भी समाज उरांव समाज में है, अध्यक्ष महोदय श्री संजू तिर्की जी आज रिटायर्ड हैं और इसी पढ़ाई के बदौलत उन्होंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजर पद से रिटायर हुए हैं और रिटायर होने के बाद भी आपके लिए इतने सोचते हैं। इसके साथ साथ है सहदेव किस्पोटा जी, जो कि सिविल कोर्ट सीनियर अच्छे पद से रिटायर किए हैं और रिटायर करने के बाद भी इस तरह की सोच रखते हैं कि हमारे आने वाली पीढ़ी को कैसे रास्ता दिखाया जाए। स्वयं अभी जो बाबूलाल बड़ा जी यहाँ खड़े थे, न्यू इंडिया इंश्योरेंस, उन्होंने भी मैनेजर पद से
रिटायर किए हैं। लगभग जैसे जगदीश तासवान जी हमारे बीच बैठे हुए हैं, आबकारी विभाग से प्रधान लिपिक के पद से रिटायर किए हुए, लेकिन और उसके साथ है लक्ष्मण बरा जी, ये भी रिटायर कर गए हैं। छिदू मीन जी है, स्टेट बैंक से रिटायर किए हैं। भरत कुजूर जी है हमारे समाज के। तो कहने का मतलब है कि रिटायरमेंट के बाद भी उसका सदुपयोग कर रहे हैं समाज के बच्चों के लिए और अन्य बच्चों के लिए भी, कि हम लोग का समय तो हो गया है। और इन्होंने जीवन भर, जब से यंग बैच से हम लोगों ने देखा बचपन से, समाज को अपना समय देते आए हैं और रिटायरमेंट के बाद भी इस तरह की सोच रखते हैं और यहाँ पर कार्य रूप दे रहे हैं इस नेक कार्य में, ताकि हमारे बच्चे का भविष्य कैसी हो। ये प्रयास है, लेकिन सराहनीय प्रयास है। ये समझना हमारे बच्चों को, जो भी अग्रिम पंक्ति पर बैठे हैं, वो आप ही के जैसे एक स्टूडेंट थे। अभी साहब लोगों ने आप लोगों को बताया कि किस परिस्थिति में हम लोगों ने पढ़ा। ये सोचने योग्य है, समझने योग्य है। आप 2-4 साल मेहनत करें, आपका जीवन अग्रिम पंक्ति पर बैठने की होगी, हरा भरा होगा। यही अगर अभी आप 2-4 साल फांकी मारेंगे तो जीवन आपका अंधकार दिखेगा। एक बार सोच ले, पढ़ाई के बिना हम लोग कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। हमारे साहब लोग भी अग्रिम पंक्ति पर जो बैठे हैं, इसी पढ़ाई के बदौलत आज हमारे बीच मुख्य अतिथि के रूप में, हमारे गार्जियन के रूप में बैठे हुए हैं। और उनकी सोच तो मैं प्रणाम करता हूँ। रिटायरमेंट के बाद भी हमारे समाज के लोग आपके लिए सोच रहे हैं। तो बच्चों, आप लोग खुद पढ़ें और अपने से छोटे या अपने उम्र दराज के जो भी बच्चे हैं, उन्हें भी पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित करें। पढ़ाई के बारे में बताएं, खुद तो पढ़े ही, और किस लाइन पर पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कैसे तैयारी करना है, उसी के लिए यह कोचिंग हमारे बच्चों को रास्ता दिखाएगा। मेहनत तो अंत तक आप ही को करना है, आपको मार्गदर्शन किया जाएगा। बहुत बड़ी बात है इस तरह के कार्यक्रम, छोटे छोटे प्रयास के लिए। तो मैं आज उपस्थिति के लिए हमारे जितने भी छोटे बच्चे हैं उन्हें आशीर्वाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग यहाँ पर आए इस कार्यक्रम में। हमारे बुजुर्गों के साथ, हमारे शहर के पदाधिकारियों के बीच आप लोग बैठे, कुछ सीखे होंगे। यही आप लोग की कामयाबी का रास्ता खुलेगा। आप लोग सीरियस रहे, अपने लाइफ के बारे, अपनी जिंदगी के बारे, अपने आसपास के बच्चों को भी प्रोत्साहित करें कि चलो हम लोग पढ़ते हैं, पढ़ाई से क्या क्या फायदा है। तो मैं धन्यवाद देता हूँ आज उपस्थित हमारे बीच बच्चों को, हमारे समाज के कार्यकर्ताओं को, रिटायरमेंट होने के बाद भी और जो अभी कार्यरत पदों पर कार्यरत है उसके बाद भी इन्होंने इतना अच्छी सोच के साथ में हमारे बच्चों के लिए कार्यक्रम